हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का अपने इस लर्निंग सेशन में, जहां पर हम लोग बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। आज की बात करें तो आज 19 मई है, अपना एज ऑलवेज सेशन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है करंट अफेयर्स कैप्सूल का सेशन, जहां पर हम लोग बातें करते हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में या उन इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में जो हमारे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और हमारे लिए अच्छे मार्क्स लाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले एज ऑलवेज मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप इसको सब्सक्राइब कर लें, रेड बटन पर क्लिक कर दें ताकि हम जो भी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसका अपडेट आपको मिलता रहे। और प्रयास ये करिए अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट हैं, उन तक आप इस चैनल को शेयर कर दें ताकि इस प्लेटफॉर्म पर हमसे मैक्सिमम लोग जुड़ सकें और हम और अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करें इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, आगे बात करें, मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ उसका पीडीएफ मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो आप पीडीएफ की फैसिलिटीज़ भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हो। आगे हम बात करेंगे, प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, हाल ही में किस देश के कोविड-19 रोगियों में कावासाकी रोगों का लक्षण पाया गया है। तो कई लोगों ने आंसर दिया, कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच। मैं नाम बताना चाहूँगा, मयंक शुक्ला सर। मयंक शुक्ला सर ने आंसर दिया यूएसए, बट मयंक शुक्ला सर आपने कैसे आप आपने जो है आंसर यूएसए दे दिया, आई डोंट नो, बट आपने डिफाइन सही किया। आपने जो डिफाइन किया है कि 5 साल तक के बच्चों में रोग देखा गया है और उनकी जो नलिकाएं होती हैं उसकी बात करें, हृदय एवं अन्य अंगों को वो भी अफेक्टेड करती हैं। जो आपने आंसर दिया बिल्कुल सही, आपने डिफाइन किया है, बट आपने आंसर यूएसए दिया है, बट आंसर क्या हो जाएगा, इटली होगा इसका सही आंसर। क्योंकि बात करें हम, अजय कुमार शुक्ला सर ने आंसर सही दिया है, श्रीवेश कुमार शुक्ला जी ने आंसर सही दिया है, श्रेयस शुक्ला सर, जावेद अली सर ने आंसर दिया है, मधुस्मिता मैडम ने आंसर दिया है, अलीजा मैडम, अमिता सहगल मैडम ने आंसर दिया है। अमिता सहगल मैडम थैंक यू सो मच। आप लोगों ने डिफाइन भी किया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। अजय कुमार शुक्ला सर ने अच्छे से डिफाइन किया है, अमिता सहगल मैडम ने अच्छे से डिफाइन किया है। तो आप लोगों ने डिफाइन किया, अच्छा है, कम से कम आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। कम से कम इससे ये होता है कि आप लिखते हो कोई चीज़ तो वो फिर आप कभी नहीं भूलोगे, दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप कभी नहीं भूलोगे इसे। ठीक है, तो बस इसीलिए आप पार्टिसिपेट किया करिए। लास्ट में क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ सेशन में, तो सेशन तक आप ये सेशन जो है आप लास्ट तक जरूर अटेंड किया करो। ठीक है, और प्रयास ये करो मैक्सिमम इसको आप शेयर कर दो ताकि हमसे इस प्लेटफॉर्म पर मैक्सिमम लोग जुड़ सके और हमें भी मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे कंटेंट यहाँ पे हम प्रोवाइड करें अगर आप चाहते हो तो, क्योंकि हम आपके बेहतर के लिए चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी शुभकामनाएं जो है हमेशा आपके साथ हैं और आप जो है हम चाहते हैं कि आप हमेशा क्या हो कि उन्नति करो, आप सक्सेस आपको मिले, जिस चीज़ के लिए आप जो है लगे हुए हो जरूर आपको अचीव हो आपका एम। ठीक है, तो ये मेरी प्रार्थना है, शुभकामना आप लोगों के लिए है। फिलहाल आगे हम बात करेंगे आज का सेशन, और ये फर्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है हमारे सामने, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा कार्यक्रम, कौन सा प्रोग्राम जो है शुरू करने का ऐलान किया है। तो इसका सही आंसर, हालांकि मैं चाहूँगा आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बट इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम। इसके बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट और कुछ इसका डेटा आप नोट कर लीजिए जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जब मैं चीज़ें डिस्कस किया करूँ, आप जब सेशन को अवेल किया करो तो उस टाइम के लिए आप जो है कोई भी एक्टिविटी मत किया करो। आप जो है हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठा करो और कॉपी लेके करंट अफेयर का, और उसमें पेन डाउन किया करो जो चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ये कह सकते हो क्रीम है आपके लिए, किसी भी एग्जाम के पार्ट पे बहुत अहम रोल जो है निभा सकता है जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम एक एस्पिरेंट की तरह सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हमको भी एग्जाम देना है और उस तरह से जो है हम कैसे तैयारी करें कि एग्जाम हमारा भी निकल जाए और जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं हमारे एस्पिरेंट जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे फ्रेंड्स जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनका भी जो है उनके लिए भी अच्छा रोल प्ले करें। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम, जिसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, इसके बारे में आप जान लीजिए। इसके जरिए डिजिटल पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा। किस पे एम्फेसाइज किया जाएगा, जोर दिया जाएगा, डिजिटल पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा। इस योजना के जरिए, जो स्कीम है, इसके जरिए कक्षा 1 से लेके यानी 1 से लेके अगर बात करें हम तो 12 तक, 1 से लेके 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग टीवी चैनल लॉन्च करने जा रही है, जहां बच्चों उनके स्कूली पाठ्यक्रम का अध्ययन ऑनलाइन करवाया जा सकेगा। बच्चों को उनके जो स्कूली का जो कैरिकुलम है, सिलेबस है, वो जो है प्रोवाइड किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पर। यानी 1 क्लास 1 चैनल की बात यहाँ पे की जा रही है। अगर बात करें हम तो यहाँ पे 1 क्लास और 1 चैनल की बात की जा रही है, 1 चैनल की बात की जा रही है। ठीक है ना, तो ये एक है आपका प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम स्कीम। रेडियो, कम्युनिटी रेडियो और पॉडकास्ट का ज़्यादा इस्तेमाल होगा इसमें। 30 मई तक टॉप 100 यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन कोर्सेज की शुरुआत होगी।
दिव्यांग बच्चों के लिए ई कंटेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट ऑनलाइन कोर्स शुरू किए जाएंगे, जिसके तहत दिव्यांग बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कई कोर्सेज की व्यवस्था भी की जाएगी। गवर्नमेंट का ऐसा प्लान है जो है इस स्कीम के अंतर्गत। दिसंबर 2020 तक नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, एक मिशन है जो बात की गई है, दिसंबर 2020 तक नेशनल फाउंडेशन और लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन लॉन्च किया जाएगा। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत होगा। जो चीज़ें ये मैं बता रहा हूँ आपको, प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम, ये आत्मनिर्भर भारत के तहत आएगा। इसके बारे में एक चीज और नोट कर लीजिएगा, पीएम ई विद्या प्रोग्राम जो कब से शुरुआत जो है हुई है इसकी, तो आंसर लिख लीजिएगा, विदेश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो है 17 मई 2020 को इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। ठीक है ना, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया कब, 17 मई 2020 को, किसके द्वारा, हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके सामने आ रहा है, प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम। ओके, 1 से लेके 12 तक के स्कूली बच्चों के लिए बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है सामने हमारे, बेंजामिन नेतन्याहू ने 17 मई को कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली है। तो आपके सामने क्वेश्चंस कई तरह से पूछा जा सकता है कि हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, अगर बात करें इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, या बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ के प्रधानमंत्री बने, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। या जैसे क्वेश्चन सामने आपके लिखा हुआ, बेंजामिन नेतन्याहू ने 17 मई को कौन सी बार, किस नंबर के वो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, शपथ लिए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5वीं बार वो प्रधानमंत्री बने हैं, 5वीं बार, 5 टाइम। ठीक है, इनके बारे में आप नोट कर लीजिएगा। इजराइल में 500 से अधिक दिनों के लिए एक केयर टेकर सरकार काम कर रही थी। ठीक है, एक केयर टेकर 500 से अधिक दिनों तक के लिए। 3 लगातार आम चुनाव हुए लेकिन किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। कहाँ पे, इजराइल की बात की जा रही है। नेतन्याहू लिकुड पार्टी से हैं, लिकुड पार्टी एक है वहाँ की, नोट कर लीजिएगा किस पार्टी से है नेतन्याहू। तो नेतन्याहू जो है जी वो लिकुड पार्टी से हैं, लिकुड पार्टी। उन्होंने ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के अध्यक्ष बेनी गांत्ज के साथ, एक नाम है बेनी गांत्ज, उनके साथ गठबंधन कर लिया है। जाना गठबंधन, जैसे आप सपा बसपा गठबंधन कर लिया, कांग्रेस सपा कर लिया, गठबंधन है ना, गठबंधन, तो उसे हम गठबंधन की बात कर रहे हैं। तो जो उनकी लिकुड पार्टी है नेतन्याहू जी की, वो वहाँ का जो ब्लू एंड व्हाइट पार्टी, उनके अध्यक्ष जो हैं बेनी गांज, उनके साथ गठबंधन कर लिया है। तो नई सरकार में 18 महीने तक नेतन्याहू प्रधानमंत्री रहेंगे। जो नई गवर्नमेंट बनी है 18 मंथ तक प्रधानमंत्री कौन रहेंगे, नेतन्याहू रहेंगे। और उसके बाद आगे जो है 18 महीने तक कौन रहेंगे, जो बेनी गांज जो है, मैंने कहा ना ब्लैक एंड व्हाइट पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है बेनी गांज, BENI, बेनी GANTZ। तो बेनी गांज जो हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट, जो ब्लू एंड व्हाइट जो वहाँ की पार्टी उसके अध्यक्ष हैं। तो नेक्स्ट प्रधानमंत्री वो रहेंगे, 18 मंथ तक बेंजामिन नेतन्याहू रहेंगे। तो आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, आपको कुछ मैंने डेटा दे दिया इस क्वेश्चन के पार्ट में, क्या क्या आंसर हो सकता है, आपको क्या पता होना चाहिए। आगे हम लोग बात करें, थर्ड क्वेश्चन में सामने है, रिसेंटली इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट्स टू व्हिच कंट्री। तो उसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। इंडिया ने नेपाल को 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट प्रोवाइड किया। इससे पहले अभी देखा होगा आपने, इससे पहले अभी नेपाल को जो है इंडिया ने मेडिसिन भी प्रोवाइड किया था। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अगर नेपाल की बात करें हम लोग, तो नेपाल के प्रधानमंत्री को नोट कर लीजिएगा, KP शर्मा ओली जी हैं। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, KP शर्मा ओली हैं। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, बात करें तो विद्या देवी भंडारी हैं। विद्या देवी भंडारी वहाँ के कौन है, विद्या देवी भंडारी जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू है। रुपया, नेपाली रुपया वहाँ की करेंसी है। ये आपको जो है पता होना चाहिए अच्छे से, आपका पड़ोसी देश है नेपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस राज्य ने कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 अध्यादेश यानी 3 जो है ऑर्डिनेंस क्या किया एग्जैक्टली डिसाइड किया लाने का फैसला किया है कि व्हिच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू ब्रिंग 3 ऑर्डिनेंस टू स्ट्रेंथ द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। यानी कि जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, जो कृषि अर्थव्यवस्था है, उसको मजबूत करने के लिए किस राज्य सरकार ने जो है अध्यादेश लाने की बात की है, 3 अध्यादेश। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ओडिशा गवर्नमेंट। ओडिशा की बात यहाँ पे
की जा रही एग्जैक्टली, ठीक है। अब यहाँ पे ओडिशा के पार्ट पे कुछ बात देखिए, मैंने बताया ना कि वहाँ पे अध्यादेश इसलिए आ रहा है ताकि वहाँ की जो कृषि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, उसको बूस्टअप किया सके, उस पार्ट पे कुछ जो है इनिशिएटिव लिया जा सके, इसलिए गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, ठीक है। अब वहाँ पे देख सकते हैं आप उड़ीसा के कुछ स्कीम है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। जैसे है मो जीवन पहल इनिशिएटिव है, मो जीवन इनिशिएटिव कहाँ की है? उड़ीसा की। मो प्रतिभा इनिशिएटिव यानी मो प्रतिभा पहल कहाँ की है? तो उड़ीसा की है, इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे मेंशन है। स्कीम है वहाँ की, योजनाएं हैं वहाँ की। आगे बात करें हम लोग यहाँ पे, तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व और आपका जो है सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? नोट कर लीजिएगा, सतकोसिया टाइगर रिजर्व और जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है, कहाँ पे है? ये आपका है जो है उड़ीसा में, ठीक है। और आगे हम बात कर लें तो गहिर जो है गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक, ठीक है। चिल्का लेक जो है खारे पानी का सबसे बड़ा लेक है, चिल्का लेक जो है खारे पानी का सबसे बड़ा लेक है, इसको नोट कर लीजिएगा, चिल्का लेक, चिल्का झील बोलते हैं। तो गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चिल्का लेक कहाँ पे है? उड़ीसा में है। आगे हम बात कर लें तो मोहम्मद रकीफ जो है वहाँ के चीफ जस्टिस, वहाँ का जो हाई कोर्ट है वहाँ के चीफ जस्टिस चूंकि अपॉइंट किए गए हैं, तो इसलिए न्यूज़ ये इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद रकीफ, ठीक है, रफीक। आगे है आपका हीरो टू एनिमल अवार्ड किसको दिया गया है? तो हीरो टू एनिमल अवार्ड जो है वो दिया गया है वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं मिस्टर नवीन पटनायक जी, उनको दिया गया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़, वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो गणेशी लाल जी हैं। कौन है? गणेशी लाल जी। कहाँ के? उड़ीसा की बात की जा रही है। उड़ीसा का जो कैपिटल है भुवनेश्वर है, सबको पता है, भुवनेश्वर वहाँ का कैपिटल है, वहाँ की राजधानी है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बनता है सर, हीरो टू जो एनिमल अवार्ड है वो दिया किसको गया? नवीन पटनायक जी को दिया गया, वहाँ के मुख्यमंत्री। क्यों दिया गया? पेटा लिखा हुआ है, पेटा का मतलब होता है, फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। फिर से बोल रहा हूं मैं, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, यानी एक संस्था है पेटा, वहाँ की संस्था है जो जानवरों के हितों के लिए काम करती है। किसके लिए? जो एनिमल्स हैं उनके हितों के लिए काम करती है। तो जो वहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं नवीन पटनायक जी, उनको जो है जानवरों के हित के लिए काम करने के लिए जो है हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया। किसने दिया? पेटा। पेटा क्या है? वहाँ की संस्था है, नाम क्या है? पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये नाम है पेटा का, ठीक है। पेठा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पेटा है। खैर, आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। आगे हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने हमारे है, विद हुम हैज बिस्लेरी रिसेंटली साइन अप, यानी हाल ही में बिस्लेरी ने किसके साथ हस्ताक्षर किया है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा जोमेटो के साथ किया। जोमेटो के साथ किया बिस्लेरी ने एक साइन किया। क्यों किया है? ताकि जो जोमेटो है ना वो होम डिलीवरी करता है, घर घर चीज़ें पहुँचाता है ना, जो खाने की चीज़ें हैं, प्रोडक्ट है ना, तो जो बिस्लेरी है वो क्या कर रहा है कि अब वो भी साइन अप कर लिया कि भैया हमारा प्रोडक्ट भी आप घर तक पहुँचा दो, इसके साथ जोमेटो के साथ। अच्छा, जोमेटो की बात करें हम लोग तो जोमेटो की जो कब इस्टेब्लिश किया गया था? 2008 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ किया गया था? गुरुग्राम यानी गुड़गांव। और इसके जो कह सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ, 2008 में कहाँ किया गया था? गुरुग्राम में किया गया था। और किसने फाउंड किया था? फाउंडर कौन इसके थे? तो दीपेंद्र गोयल एंड पंकज चड्ढा, ठीक है। दीपेंद्र गोयल एंड पंकज चड्ढा दोनों लोग मिलकर किया था, बट इसके सीईओ इसमें कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो मिस्टर दीपेंद्र जो है, क्या नाम उनका? दीपेंद्र गोयल जी नाम है, ठीक है, वो है इसमें सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो क्वेश्चन सामने है, संग्रहालय दिवस कब सेलिब्रेट किया गया जो है जाता है, यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे की बात की जा रही है यहाँ पे, तो आप पेन डाउन कर लीजिएगा। 18 मई को जो है सेलिब्रेट किया गया, क्या? 18 मई को संग्रहालय दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। अब म्यूजियम डे जो होता है आपका, इंटरनेशनल जो संग्रहालय दिवस होता है, म्यूजियम डे जो होता है, क्यों मनाया जाता है? आप नोट कर लीजिएगा इसको। वर्ष 1977 में यानी 1977 में, म्यूजियम के पार्ट पे हम 1977 में क्या हुआ? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ICM है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम। इसने क्या किया? ICM बोलते हैं, ने इस दिवस की शुरुआत की कब? 1977 में, 1977 में, ठीक है। इस दिन को मनाने का कारण समाज को संग्रहालय के महत्व से अवगत कराना है, यानी कि जो म्यूजियम है उसके इम्पोर्टेंस को अवेयर कराना, यानी अवेयरनेस जो है पार्ट पे इसको मैसेज देना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है म्यूजियम की, ठीक है। तो ये है 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला हम बात करें विश्व हाइपरटेंशन दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो उसका सही आंसर है 17 मई, इसका परफेक्ट सही आंसर हो जाएगा 17 मई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर एक गंभीर समस्या है, नोट कर लीजिएगा, जो हार्ट अटैक,
स्ट्रोक, किडनी फेल और अंधेपन के जोखिम को बढ़ाता है। यानी कि इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, जो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर, एक ब्लड प्रेशर बोलते हैं इसे, एक गंभीर समस्या है, जो हार्ट अटैक यानी हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक, किडनी फेल और अंधेपन से जैसी डिजीज यानी प्रॉब्लम जो है आ सकती हैं। हर 4 में से एक व्यक्ति को ये समस्या होती है, इसको पेन डाउन कर लीजिएगा, हर 4 में से एक व्यक्ति को समस्या होती है जो हाइपरटेंशन है इसकी बात की जा रही है, ठीक है। WHO के आंकड़े के अनुसार दुनिया में 1.13 बिलियन लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कहा है कि 1.13 बिलियन लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। खराब खान पान, व्यायाम ना करना, शराब और तंबाकू का सेवन करना इसका मुख्य कारण हो सकता है। ये चीज़ें इसमें दी गई, ठीक है। तो आई होप इट्स ए क्रिस्टल क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर होता है, जो ब्लड प्रेशर लोगों को प्रॉब्लम होती है उसकी बात की जा रही है। तो हर 4 में से एक व्यक्ति इस समस्या से ग्रसित है, ऐसा डेटा है WHO का, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने निकल के आ रहा है कि which ministry has approved the DTIS scheme of 400 करोड़, ने किस मंत्रालय ने 400 करोड़ की DTIS योजना को मंजूरी दी है? तो आंसर डिफेंस मिनिस्ट्री ने दी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दी है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे? मिस्टर राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, सबको पता होगा। अब यहाँ पे बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या किया गया है, किस मंत्रालय ने 400 करोड़ की DTIS योजना को मंजूरी दी है? तो मंत्रालय की बात की जा रही है यहाँ पे, तो डिफेंस हो गया आपका, और DTIS की बात की जा रही है तो फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। DTIS का मतलब होता है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। फिर से बोल दे रहा हूँ, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें, रिसेंटली द FDI इन डिफेंस सेक्टर हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 49% टू, यानी कि हाल ही में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो विदेशी कंपनियां भारत में आके बिजनेस करती हैं, FDI, देखो FDI होता है, एक FII होता है, FPI होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI होता है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII होता है। तो यहाँ पे फिलहाल FDI की बात की जा रही है, तीनों में डिफरेंस होता है। हम अपने इकोनॉमिक क्लास में इसको डिफाइन कर देंगे, जब बोर्ड पे हम इसको जो है डिस्कस करेंगे तो बोर्ड पे इसको हम बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो FDI क्या किया गया है, डिफेंस सेक्टर जो रक्षा क्षेत्र है उसमें कितना बढ़ा दिया गया है 49% से, तो आंसर 74% बढ़ा दिया गया। मतलब डिफेंस सेक्टर में पहले ये था कि बाहरी निवेश कितना हो सकता है, जो बाहर की कंपनियां हैं वहाँ की निवेश कर सकती हैं 49%, बट अब बढ़ा के 74% कर दिया गया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इसको आप पेन डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बाकी अलग अलग सेक्टर में FDI है कि आपसे पूछ सकता है टेलीकॉम सेक्टर में FDI कितना है, प्रिंट सेक्टर में FDI कितना है, तो हालांकि मैं क्लास ले लूँगा, इसमें बता दूंगा आप लोगों को कि अलग अलग सेक्टर में कितना जो है FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और FDI एक्चुअल में क्या होता है और FII एक्चुअल में क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। चूंकि आप कहते हो सर दोनों में तो बाहर की कंपनियां आ रही हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, इसमें भी बाहरी कंपनियां आ रही हैं, और जो आपका FII होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसमें भी कंपनियां कहीं ना कहीं आती हैं। तो अब दोनों में अंतर क्या होता है, तो मैं उसको जो है इकोनॉमिक क्लास में समझा दूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक मत होना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। आगे बात करें, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द चरण पादुका इनिशिएटिव। चरण पादुका पहल जो है किस सरकार ने लॉन्च किया है, स्टार्ट किया, तो आंसर मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। अब इसको जान लीजिए क्या है चरण पादुका का मतलब ये है सर, जैसे जो प्रवासी मजदूर है बेचारे, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो आदमी कह सकते हो, तो वो लोग क्या कर रहे हैं बाहर से बेचारे, अब चूंकि कोविड-19 की वजह से अपना पलायन कर रहे हैं, वहाँ से अपने होम डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, होम स्टेट अपने घर के लिए जो है पलायन हो रहे हैं। गुजरात से बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, है ना, अलग अलग राज्य से। तो इसमें क्या समझ लीजिए, इसमें यह है कि इसमें बेचारे जो पैदल आ रहे हैं उनकी चप्पल नहीं है, या वो पैदल लंबा जो है पैदल ही चल रहे हैं, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इनिशिएटिव लिए, पहल करिए कि चप्पल देने के लिए। चरण पादुका का मतलब चप्पल देगी, तो जिनके पास चप्पल नहीं है उनको चप्पल जो है प्रोवाइड करेगी पहनने के लिए, चप्पल पहनने की बात यहाँ पे की जा रही है। तो आंसर है मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश के बारे में हमने बार बार डिस्कस किया है, जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है, जहाँ पे टू इंक्रीज इम्यूनिटी, चूँकि कोविड-19 का कोई इलाज नहीं है तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की बात हर गवर्नमेंट बोल रही है, तो वहाँ पे त्रिकूट चूर्ण जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है टू इंक्रीज इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने के लिए त्रिकूट चूर्ण जो है वहाँ गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है जीवन अमृत योजना के अंतर्गत। जीवन शक्ति योजना क्या है कि वहाँ पर महिलाओं को बोला गया कि आप पर जो है मास्क बनाइए घर में, और पर जो मास्क प्राइस आपको मिलेगा 11 रुपये मिलेगा, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है। टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट्स, एक टॉप पेरेंट एजुकेशनल ऐप जो है स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे जो है क्या किया गया, लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश। एंड जो है संकल्प योजना
उमरिया डिस्ट्रिक्ट में जो है लॉन्च किया गया है। इसका मतलब क्या है, टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू द एल्डरली, मतलब जो बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, है ना, उनको क्या करने के लिए जो है, उनको सहायता देने के लिए, उनको जो है कोई दिक्कत ना हो, इस पार्ट पे वहाँ गवर्नमेंट ने संकल्प योजना स्टार्ट किया है उमरिया डिस्ट्रिक्ट में, उनको सहायता देने के लिए, उनको कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो, ठीक है ना, जो वहाँ के एल्डर हैं, जो वहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, उनकी बात की जा रही है। आगे बात कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, हु रोट अ बुक। तो इसको आप अच्छे से, जो स्कीम है इसको आप नोट करते जाइएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात कर लें तो कैपिटल भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और लालजी टंडन जी जो वहाँ के कौन है, गवर्नर हैं। इसको मैं बार बार बताता हूँ। नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, 11 नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। बात करें हम तो जैसे कान्हा नेशनल पार्क हो गया, सतपुड़ा नेशनल पार्क हो गया, माधव नेशनल पार्क हो गया, है ना, संजय नेशनल पार्क हो गया, तो ये सारे नेशनल पार्क हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे जान लीजिएगा। बाकी और डेटा हम डिस्कस करेंगे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट अ बुक कॉल्ड वुहान डायरी, वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी। मतलब क्वेश्चन ये है कि किसने जो है वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी नाम की पुस्तक लिखी है। तो आंसर जो है फांग फांग, ये चाइनीज़ लेखक हैं, राइटर हैं फांग फांग, इन्होंने जो है वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी नाम की पुस्तक लिखी है, ठीक है। आगे बात करें हम तो हु हैज़ प्रिपेयर्ड द नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डैशबोर्ड, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किसने तैयार किया है। तो इसका आंसर NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक पोर्टल जो है एक प्रकार की सिस्टम लॉन्च किया डैशबोर्ड, जिसमें क्या होगा, जो प्रवासी मजदूर हैं उनको उनका सूचना, उनका रिकॉर्ड, ताकि वो पैदल जो मतलब पलायन कर रहे हैं तो उनका कम से कम रिकॉर्ड हो और डेटा हो, तो इस चीज़ के लिए जो है ताकि उनको जो है उनके डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचाया जा सके। तो इस पार्ट पे जो है जो NDMA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसने स्टार्ट किया है, यानी कि राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड तैयार किया है। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे बात कर लें, हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस द कोविड-19 इज गोइंग टू कॉजेज अ लॉस ऑफ 5800 to 8800 बिलियन डॉलर्स टू द ग्लोबल इकोनॉमी। किसने हाल में घोषणा की है, कोविड-19 जो है उसकी वजह से वैश्विक स्तर पर 5800 से 8800 बिलियन डॉलर का नुकसान होने जा रहा है। अर्थव्यवस्था के पार्ट में बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ADB, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको 1966 में स्टैब्लिश किया गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक को। कहाँ पे इसका हेड ऑफिस है, मनीला, फिलीपींस। मनीला कहाँ, फिलीपींस। तो मनीला में जो है इसका हेड ऑफिस है, फिलीपींस की बात करें हम, ठीक है, किसका, एशियन डेवलपमेंट बैंक। वर्ल्ड बैंक अलग पार्ट, अलग अलग चीज़ है। NDB का मतलब होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, फुल फॉर्म लीजिएगा। NDB का मतलब होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, हालांकि NDB आंसर नहीं है। और IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा या मौद्रिक कोष होता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष जो होता है IMF होता है, मुद्रा कोष की बात करें तो इसको हम डिस्कस करेंगे आपसे, IMF क्या होता है, वर्ल्ड बैंक क्या होता है, डिटेल में। तो अभी इसका आंसर जो हो जाएगा ADB हो जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, 1966 में स्टैब्लिश किया गया। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, मनीला, फिलीपींस में, ठीक है। तो आई होप इट्स क्रिस्टल क्लियर। आगे बात करें, रिसेंटली हाउ मच लोन विल बी प्रोवाइडेड टू स्मॉल ट्रेडर्स अंडर द आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, ठीक है। तो आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के अंतर्गत जो छोटे व्यापारी हैं उनको कितना ऋण प्रदान किया जाएगा, ये बात की गई यहाँ पे। तो आंसर 1 लाख जो है ऋण देने की बात की गई, ताकि जो वहाँ के छोटे व्यापारी हैं वो जो है क्या कर सकें, अपने बिजनेस को जो है उनका बिजनेस डूबे ना, अपने बिजनेस को स्टैंड कर सकें। और मैं आपको बता दूं 2% ब्याज देना पड़ेगा उन लोगों को, बट 3 साल तक के लिए है ये, 3 साल तक की ये फैसिलिटीज़ है। और 2% के ब्याज है, मतलब बहुत मिनिमल कह सकते हो, बहुत ही कम ब्याज पे जो है ये 1 लाख तक का जो लोन है ये दिया जा रहा है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के अंतर्गत, ठीक है। गुजरात की बात कर लें तो पहला राज्य है जिसने क्या किया है, रूफ टॉप इंस्टॉलेशन, रूफ टॉप इंस्टॉलेशन के सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन के मामले में पहला राज्य गुजरात। सेकंड महाराष्ट्र है, मैंने कई बार बताया है। गुजरात पुलिस को पहला पुलिस राज्य भारत का जिसको टीजर गन दिया गया, मतलब इलेक्ट्रिक गन दिया गया है, जिसे इलेक्ट्रिक शॉक वाला है, यानी इससे जो है बुलेट नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रिक शॉक निकलेगा, ये टीजर गन, ठीक है। जैसे कैप्टन व्यूम वाला है ना, याद आ गया, एग्जैक्टली कैप्टन व्यूम देखा होगा आप लोगों ने, तो ऐसे नहीं गन वो था, चू 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 है ना बोलता था। खैर सुजलाम सुफलाम वाटर कैंपेन जो है कहाँ स्टार्ट किया गया, तो आंसर गुजरात में, गुजरात सरकार ने इनिशिएटिव लिया। इसका मतलब क्या, सुजलाम सुफलाम वाटर कंपनी, जल संचयन बोलते हैं हिंदी में, कैंपेन। सुजलाम सुफलाम वाटर कैंपेन का मतलब सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान जो है गुजरात सरकार ने स्टार्ट किया है। जो वहाँ गड्ढे हैं, नाले हैं, जो तालाब हैं, इस प्रकार की चीज़ों को सफाई करके और वहाँ पर पानी जो है क्या किया जाए, पानी को कलेक्ट किया जाए, इकट्ठा किया जाए, वाटर को वेस्ट ना किया जाए।
यूनिक इनिशिएटिव कॉल्ड जो है उम्बारे आंगनवाड़ी। तो उम्बारे आंगनवाड़ी जो है ये योजना कौन स्टार्ट किया है, गुजरात सरकार ने, कि आंगनवाड़ी जो महिलाएं हैं वो बच्चों तक पहुंचेंगी और चीज़ें प्रोवाइड करेंगी, जो फैसिलिटीज़ है कोविड-19 की वजह से बच्चे बाहर ना निकलें, ठीक है, ये चीज़। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो आई होप लास्ट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट डे के लिए जो है, कौन सा राज्य 11वें हॉकी इंडिया सीनियर की मेज़बानी करेगा राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप। तो यानी कि व्हिच स्टेट विल होस्ट द 11th हॉकी इंडियन सीनियर नेशनल्स वुमेन्स चैंपियनशिप। तो आपको बताना आंसर क्या होगा, और साथ साथ बताना है आपको कि मेंस जो है, मेंस 11th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल मेंस चैंपियनशिप कहाँ होगा। यानी ये तो वुमेन वाला पूछा मैंने, साथ साथ आपको बताना है, साथ साथ आपको जो है मेंस वाला भी आंसर देना है कि मेंस चैंपियनशिप 11th मेंस चैंपियनशिप कहाँ होगा, ठीक है, ये भी आंसर देना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस किया गया। अगर दिक्कत हो तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाकी ये मेरा सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक ना किया हो, और प्रयास ये करिए जो आपके फ्रेंड्स हों, जो आपके तैयारी करने वाले दोस्त हों, स्टूडेंट्स जो जिन तक मेरी पहुँच अभी तक नहीं है, जो नहीं जानते कि धीरेन्द्र सर जो है ऑनलाइन जो है चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उन तक आप मेरी ये मैसेज पहुँचा दो और सब्सक्राइब करवा दो इस चैनल को, ठीक है, और लाइक कर दो अच्छा लग रहा हो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि हम और भी चीज़ें डिस्कस करें, शेयर कर दो अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक है, ताकि हम लोग भी इस प्लेटफॉर्म पे आएँ और अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करें आपको, ठीक है। बाकी ठीक है, मुलाकात करेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।